नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 58 जिलों के 1,20,000 से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं जरूरी इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के लिए जारी वोटिंग में गोरखपुर में किया मतदान। नगर विधायक के तौर पर पहली बार डाला वोट। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने भी मताधिकार का किया प्रयोग। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रखा लक्ष्य। 10 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी में आएगी नई औद्योगिक नीति। और देश में कल से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगी कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 36 में से 27 सीट पर आज प्रातः 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। पहले 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा के अलावा अन्य पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं और इन 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। इस चुनाव का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 95 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 58 जिलों में 1,20,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। कुल 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 कंपनी अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। इसके लिए 739 मतदेय स्थल पर 1,20,657 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 सीटों पर मतदान संपन्न कराने के लिए 3,699 मतदान कर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधान परिषद चुनाव में मतदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नगर निगम में बने बूथ पर मतदान किया। गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी चंद तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश यादव चुनाव मैदान में हैं। गोरखपुर महाराजगंज जिले को मिलाकर कुल 30 बूथ बनाए गए हैं। गोरखपुर के सभी 20 ब्लॉकों पर एक एक बूथ बनाए गए हैं, जबकि एक बूथ नगर निगम में बनाया गया है। विधान परिषद के चुनाव में गोरखपुर महाराजगंज कुल मिलाकर 5,449 मतदाता हैं। इनमें 3,700 से अधिक मतदाता गोरखपुर में हैं। नगर विधायक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार नगर निगम के बूथ पर मतदान किया। वासंती नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा। विधान परिषद सीटों के लिए हो रहे मतदान पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दूरदर्शन न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर। हरिकेश, विधान परिषद मतदान को लेकर क्या अपडेट है और किन सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है? पूजा, जैसा कि आप बता रही थी कि देखिए इस चुनाव में क्योंकि ये खास मतदाता लोग हैं जो कि मतदान करते हैं इस विधान परिषद में, और जैसा आपने अभी बताया भी कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नगर विधायक हैं गोरखपुर से, उन्होंने अपना मतदान किया गोरखपुर नगर निगम में, उसी तरह जो वाराणसी है, वाराणसी से चूंकि प्रधानमंत्री सांसद हैं, यह भी एक मतदाता है यहाँ पर, और उनके लिए नगर निगम वाराणसी में कक्ष संख्या 90 में मतदान की व्यवस्था की गई है। इन लोगों के जो भी माननीय लोग हैं उनके लिए नगर निगम के कक्षों में या
जो ब्लॉक हैं, जैसा आप बता रही थी कि गोरखपुर के ब्लॉक में, उसी तरह वाराणसी, चंदौली और भदोही के ब्लॉक पर भी उनके विधायकों और जो नगर क्षेत्र पंचायत होते हैं उनके प्रमुख सदस्य, ग्राम प्रधान और इन लोगों की व्यवस्था की जाती है। उस व्यवस्था के तहत चूंकि सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और 4 बजे तक चलेगा, तो पूरे प्रदेश में जो 27 जगह चुनाव हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया भी, और 9 जगह निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक तरह से चुन लिए गए हैं। उनकी घोषणा जो है 12 तारीख को, जैसा कि आप बता रही थी। और जो 27 जगह में लगभग 3-4 ऐसी जगह हैं जहां पे कि जो मुकाबले हैं वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ भी है। तो उनमें जैसे आजमगढ़ मऊ की सीट है, वहां पे भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। यही वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के सुदामा सिंह पटेल और उमेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व MLC रह चुकी हैं, अन्नपूर्णा सिंह, उनके बीच है। प्रतापगढ़ में भी इस तरह के जो निर्दलीय हैं वो लोग बनाए हुए हैं, वहां पे लड़ाई को रोचक। तो जो चुनाव चल रहा है, चूंकि ये कम संख्या में मतदाता होते हैं और अच्छी व्यवस्था होती है और सुरक्षा की व्यवस्था, जैसा आप बताई है कि इंतजाम बहुत तगड़े हैं, तो ये शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाने की उम्मीद है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता भी रहा है इसके पहले पूजा। तो ये कुल मिला के जो हरिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कानपुर फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 28 के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। MLC चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक होगा। फतेहपुर जिले के 2153 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 16 मतदान केंद्र और 21 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान व सपा से दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर सदर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र में पहुंचकर पहला वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वो भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और इतिहास बनेगा। और मैं अभी सुबह चर्चा कर रही थी, निर्विरोध होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सामने वाला लड़ रहा उसको परास्त करके विजयी होना बहुत बड़े गर्व की बात है। सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र में जारी किया था उस पर पूरी तरह अमल भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2027 जब आएगा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले आज स्वयं गले में तख्तियां डाल के पुलिस के सामने या तो कह रहे हैं हम गलतियां नहीं करेंगे या हमें जेल में भेज दो। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का है। इसी के तहत प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए लखनऊ में एक भव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने और यूपी की एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का फैसला किया गया है। मौजूदा औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों की अवधि जुलाई 2022 में खत्म हो रही है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण किया जाएगा। ODOP योजना के हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 5 वर्षों में निर्यात एवं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को 2 गुना किया जाएगा। प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सभी एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में लैंड बैंक बनेगा। राज्य में 3 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और हर मंडल में IT पार्क की स्थापना की जाएगी। सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे सभी लोग जिनकी दूसरी खुराक के 9 महीने पूरे हो चुके हैं वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के मुताबिक देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब तक एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती
खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक गरीबों के लिए 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.95 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत कुल 58 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुके हैं। मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल उपलब्ध कराने की योजना का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को विस्तार देने और कोयला खाद्यान्नों से संबंधित अहम फैसला किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल के वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मोदी सरकार इसके लिए 2024 तक 4270 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में निर्णय किया है कि इस योजना पर मार्च 2024 तक 4270 करोड़ रुपया खर्च होगा और इसका 100% व्यय जो है वो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ही करेगी। प्रथम चरण में सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की गई। दूसरे चरण में 2023 तक 112 आकांक्षी जिले और 250 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले राशन दुकानों पर आपूर्ति किए जाने वाले चावल तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत आने वाले चावल का फोर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में मार्च 2024 में आगे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। प्रथम चरणों में पीएम पोषण और आईसीडीएस योजनाओं के अंतर्गत अब सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति की जाएगी। कुपोषण मुक्त भारत के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। 2024 तक 4270 करोड़ रुपए इस पर मोदी सरकार खर्च करेगी। एक ऐसा चावल गरीब बच्चों और महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा जो उनकी जरूरी न्यूट्रिशंस पूरा करेगा। देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर चौथा बच्चा कुपोषित है, इसलिए उनको खाने में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा मिलनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकेगी। मोदी सरकार की इस पहल से महिलाओं और बच्चों के शरीर में आवश्यक आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आपूर्ति हो सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को उचित मात्रा में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन को जारी रखने का फैसला लिया है, जिसके तहत AIM द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना, 101 अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना,
इसके साथ ही 200 स्टार्टअप का समर्थन करना शामिल है। अटल इनोवेशन का उद्देश्य स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक तंत्र बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों को वैसी कोयला खदानों को सरेंडर करने का मौका दिया है जिनमें अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। इस मामले में कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में सरकारी कंपनियों को कोयला खदान बिना पेनल्टी के वन टाइम विंडो देने की बात की थी। CCEA ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, तो वैश्विक स्तर पर बढ़ रही तेल की कीमतों में महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात से विकास दर पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन बीते साल देश में राजस्व संग्रह में इजाफा देखने को मिला है। आरबीआई ने शुक्रवार को जब चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ कर दिया है कि बैंक ने लगातार 11वीं बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 6 सदस्यीय एमपीसी ने रेपो दर को 4% पर कायम रखने के पक्ष में मत दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो दर को भी 3.35% पर कायम रखा है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो दरों में बदलाव किया था। रेपो दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने पर ब्याज मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आए उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अड़चनों की वजह से बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहली तिमाही में ये 16.2%, दूसरी में 6.2%, तीसरी में 4.1% और चौथी तिमाही में ये 4% रहेगी। फरवरी की मौद्रिक समीक्षा बैठक में एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया है। Real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के 5.7% के स्तर पर रहने की संभावना जताई है। पहले इसके 4.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया था। आरबीआई गवर्नर ने इसके कारण भी गिनाए हैं। We have revised our inflation and growth projections, and if you look at the inflation projections in particular, which primarily the projections have been revised upwards due to war-induced factors. Primary reasons are the crude oil having gone up to 100 in 20 to 130, as I had mentioned, then they have moderated, but we have assumed a price of $100 per barrel. प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जनपद में केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनपद को दिए गए सौगात से जिले में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ बेहतर ढंग से लोगों के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजगंज जनपद तराई इलाके का पिछड़ा जिला है। यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा एक लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी। जनपद एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित इलाका रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दिक्कतों को देखते हुए जनपद को पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो महाराजगंज के जनता का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, तराई का एरिया है, एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित एरिया था और जोगी जी भी उससे वाकिफ थे और उन्होंने कहीं न कहीं उस दिक्कतों को देखते हुए महाराजगंज को पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज दिया है। महाराजगंज जनता को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों
को लेकर के जो एक स्वप्न मैंने देखा था, आज परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उसके तहत इस अति पिछड़े जिले में मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है। आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि आज जनपद महाराजगंज में अब मेडिकल की शिक्षा अब हम लोग देंगे, चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा देंगे। और यहाँ जनपद से 150 बच्चे अगर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे इस जनपद के लोगों को अच्छी अपनी योग्यता लेकर के अच्छी चिकित्सा का लाभ देंगे। मुजफ्फरनगर शहर में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहर के 5 कॉलेजों में टैबलेट वितरित किया। उन्होंने कहा कि ये टैबलेट्स छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे और उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये प्रदेश सरकार का देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्र छात्राएं अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को आईफोन और टैबलेट्स ये वितरण करने का हुआ है। इस समय यहाँ जैन डिग्री कॉलेज में है, इसके अलावा डीआई में, एसडी में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। 2 करोड़ बच्चों को ये टैबलेट्स और आईफोन ये दिए गए हैं ताकि बच्चे स्वावलंबी हो सकें, उनके चेहरे पर मुस्कान आए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे वो जुड़ करके अपने आप को बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन में वो सहभागिता कर सके और देश के अच्छे नागरिक बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सके। जनपद में कितने इससे हम अपनी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक सर्च करना है और हमें नहीं मालूम है, बुक्स में नहीं है, तो हम उसमें इंटरनेट से सर्च करके उसमें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए वो बहुत यूजफुल होगा। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की आज उपासना की जाती है। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी यूपीटीईटी 2021 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। इसमें कुल 6,60,592 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा का परिणाम 38.67% व उच्च प्राथमिक स्तर का 28.33% रहा। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने नेशनल असेंबली बहाल किए जाने का आदेश दिया था और नए चुनाव कराने की घोषणा को निरस्त कर दिया। संसद में इमरान खान के पास बहुमत नहीं है और फ्लोर टेस्ट होने पर उनकी हार लगभग तय मानी जा रही है। यदि इमरान खान को पद छोड़ना पड़ता है तो वे अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार की राह आसान हुई है, तो वहीं छोटे व्यापारियों के लिए अपना कारोबार शुरू करने में भी मददगार है। बाराबंकी जनपद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाकर कई युवाओं ने न सिर्फ स्वरोजगार स्थापित किया है, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। मैंने पीजी डिप्लोमा ब्यूटिशियन कोर्स में किया है। उसको करने के बाद मुझे पार्लर खोलने के लिए लोन की ज़रूरत थी, जिससे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना ले सकती हैं। फिर हमने बैंक में गए, पता किया, फिर हमारा लोन बहुत आसानी से 2.5 लाख रुपए का हमने लोन लिया, जिससे हमने अपना पार्लर स्टार्ट किया। हमारे पार्लर में करीब 8 से 10 महिलाएँ और लड़कियाँ ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं और
करने के बाद उन्हें भी अपने पार्लर खोलने की इच्छा हुआ, तो उन्होंने हमसे पूछा कि कैसे स्टार्ट करना है, तो हमने कहा कि आप मुद्रा लोन ले सकती हैं। हमने फैशन डिजाइनिंग से ITI की थी, जो सिलाई कढ़ाई के अंतर्गत, तो हमें अपना बुटीक खोलना था। इसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता थी, तो किसी से हमें ये पता चला कि आप मुद्रा लोन ले सकती हैं। तो मैं अपने बैंक गई और बैंक में जाके हमने बात की, तो हमें बिना गारंटर के ही हमें मतलब 4 लाख का मुद्रा लोन योजना से पैसा मिल गया, जिससे हमने अपना बुटीक खोला हुआ है। जनपद फतेहपुर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर जनपद के विभिन्न बैंकों में मुद्रा लोन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है जो खुद अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं है। योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बड़ौदा यूपी बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष तिवारी ने बताया कि इस योजना से जहां छोटे व्यवसायियों को उनका रोजगार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध हो जाता है, लोन प्राप्त करने के बाद व्यवसायी अपना व्यवसाय समुचित रूप से बढ़ा सकता है। मुद्रा योजना वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्यमियों के लिए वरदान। जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार लाई थी और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, उसी तरह से ये हमारी मुद्रा योजना है। इसमें 3 श्रेणी के हम दुकानदार जो हैं, छोटे कारोबारी, उनको जोड़ते हैं और हमारी शाखा में 80 ऐसे लाभार्थी अब तक हो चुके हैं जिनको हमारी शाखा के द्वारा मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित किया गया। खेती किसानी का काम करते थे, आदमी भी हमारे करते, हम भी करते थे। हमने सोचा कि खेती में पैदावारी नहीं होती है तो क्या होगा, थोड़ा बिजनेस पैसा अगर बैंक से संपर्क कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, तो धंधा पानी करेंगे। तो हमने दुकानदार पर चुन के उसी में मान लिया 400-500 रुपये का हमारा काम हो जाता है। इसी से हम लोग कर रहे हैं। आदमी हमारे किसान का काम करते हैं, इसी में छोटा मोटा कारोबार चलता है। तो सर पहले में हमारे पास पैसे की समस्या थी, फिर हमने बैंक में संपर्क किया और हमें कुछ मुद्रा लोन के रूप में बैंक से कुछ पैसा उधार मिल गया। अब उससे क्या है कि हम उससे माल खरीद लेते हैं और माल खरीदने के बाद अपना बेचते हैं और जो प्रॉफिट होता है कुछ रखते हैं और जो ब्याज होता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। अब स्टॉक ज़्यादा रहता है और उससे इनकम बढ़ गई है। माधेपुर मार्केट में दुकान है रेडीमेड फुटवियर की, वहाँ मेरा लॉस हो रहा था, इसकी वजह से मेरी दुकान कम चल रही थी। फिर मैं यहाँ आया, हमें यहाँ पे उचित सलाह मिली और सर जी ने हमें इसके बारे में बताया कि आप मुद्रा लोन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने मुद्रा लोन लिया और 1 लाख रुपए का हमें लोन मिला और उससे हम बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। भदोही जनपद में मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष अभियान के तहत टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा 7 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जरूरी टीके लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन की वजह से गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों को जो टीके लगाने थे उसमें इस बार कुछ देरी हुई है। ऐसे में मिशन इंद्रधनुष के तहत विशेष अभियान चलाकर जनपद के सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर टीके लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में भदोही जनपद में 7,000 से अधिक बच्चे और 1,465 गर्भवती महिलाओं को 7 दिनों में टीके लगाए जाने हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 58 जिलों के 1,20,000 से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं जरूरी इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के लिए जारी वोटिंग में गोरखपुर में किया मतदान। नगर विधायक के तौर पर पहली बार डाला वोट। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने भी मताधिकार का किया प्रयोग। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रखा लक्ष्य। 10 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी में आएगी नई औद्योगिक नीति। और देश में कल से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगी कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।